हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिनका असर एक फ़िक्स टाइम तक होता है, लेकिन कुछ हादसे ऐसे भी होते हैं जिनका इम्पैक्ट बहुत बड़े लेवल पर होता है और जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन भी होता रहता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसिडेंट्स की जिसको 38 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आज भी उस हादसे का असर लोगों पर है जिसे लोग आज तक झेल रहे हैं, जिसमें लगभग 16,000 लोगों की जानें गई, लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग अपाहिज हो गए और 5 लाख लोगों पर इसका असर आज भी है। भोपाल, झीलों का शहर, जिसे भारत का दिल भी कहा जाता है, जो राजा भोज की नगरी है। 2 दिसंबर 1984 तक यहाँ की लाइफ बहुत ही स्मूथ और नॉर्मल चल रही थी। तभी अचानक 2 दिसंबर 1984 की रात 12 बजे से 1 बजे के बीच, जब भोपाल के लोग अपने घरों में सो रहे थे, कुछ लोग घरों के बाहर थे और कुछ लोग भोपाल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का वेट कर रहे थे, तभी अचानक एक फैक्ट्री से निकली एक पॉइजनस गैस अचानक से हवा में घुल जाती है और देखते ही देखते ये गैस लोगों तक पहुंच जाती है। इसकी स्मेल जलती हुई मिर्च की तरह थी। लोगों को सांसें लेने में प्रॉब्लम होने लगी और उनकी आंखें जलने लगी, उन्हें चक्कर आने लगे और देखते ही देखते लोगों की मौत होने लगी। किसी को उस वक्त ये पता नहीं था कि उन्हें सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। लोग इससे बचने के लिए सड़कों पर भागने लगे। कुछ लोग हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे थे अपनी जान को बचाने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा डेथ उन लोगों की ही हुई थी जो भाग रहे थे, क्योंकि वो लोग ज़्यादा सांसें ले रहे थे और वो जितनी बार सांस ले रहे थे उतनी बार ये जहर लोगों के अंदर जा रहा था और उनकी मौतें हो रही थी। देखते ही देखते इतनी ज़्यादा मौतें होने लगी कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी हो गई। उस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि डॉक्टर्स को भी ये पता नहीं था कि लोगों को हुआ क्या है, उन्हें सांस लेने में इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं। सो डॉक्टर्स भी लोगों का ट्रीटमेंट ठीक से नहीं कर पाए और देखते ही देखते हज़ारों लोगों की मौत हो गई और लाखों लोग अपाहिज हो गए। ऐसा भी कहा गया कि जिन लोगों की मौत हो गई वो काफ़ी लकी थे। अनफॉर्चुनेट तो वो लोग थे जो उस इंसिडेंस के बाद जिंदा बच गए थे, क्योंकि इस पॉइजनस गैस ने लोगों के डीएनए पर अपना इम्पैक्ट डाला था, जिसका असर न सिर्फ उस वक्त उस हादसे में मौजूद लोगों पर हुआ था, बल्कि आने वाली जनरेशन को भी इसका असर झेलना अभी बाकी था। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन एक 100 साल पुरानी यूएस बेस्ड कंपनी है जिसकी फैक्ट्री दुनिया भर में फैली हुई थी। ये कंपनी एवरेडी बैटरी, बेकेलाइट, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, रॉकेट फ्यूल जैसी केमिकल्स को प्रोड्यूस करती है। 1969 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड ने अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस्टेब्लिश किया था जिसका नाम था UCIL, मतलब यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जिसमें एक स्पेशल टाइप की इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक को बनाया जा रहा था जिसका नाम था सेविन। और सेविन को बनाने के लिए एक स्पेशल केमिकल की ज़रूरत होती है जिसे MIC मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट कहते हैं। MIC एक बहुत ही डेंजरस केमिकल है जिसे उस टाइम बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा था। UCIL इंडिया के लिए बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी थी जिसमें भोपाल के हज़ारों लोग काम कर रहे थे, लेकिन 1980 के आने तक ये कंपनी धीरे धीरे लॉस में जाने लगी, क्योंकि उस टाइम तक सेविन के कंपटीशन में कई दूसरी कंपनीज आ गई थी। कंपनी लॉस में जा रही थी तो पैसों की कमी की वजह से कंपनी ये डिसाइड कर दी है कि अब वो MIC को बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। उन्होंने भोपाल की उस फैक्ट्री में ही MIC को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, जो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने भी UCIL को इसकी परमिशन दे दी। शहर के बीच MIC को प्रोड्यूस करना मतलब शहर के बीच किसी टाइम बॉम्ब के होने जैसा था। UCIL का 49% स्टैक इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन इन्वेस्टर्स के द्वारा ओन किया जा रहा था। कंपनी लॉस में जा रही थी तो इससे बचने के लिए वर्कफोर्स को कम कर दिया गया। नए वर्कर्स लाए गए जो अंडर क्वालिफाइड थे। डैमेज हो रहे मशीनरी और इक्विपमेंट्स को जिन्हें रिप्लेस करने की ज़रूरत थी उन्हें रिपेयर करके काम चलाया जा रहा था। इसके अलावा कई और सेफ्टी मेजर्स को इग्नोर किया जा रहा था।
लोगों में भी अवेयरनेस की कमी थी। फैक्ट्री में इतने डेंजरस केमिकल को बनाया जा रहा है, ये बात लोगों को पता नहीं थी। वर्कर्स जो कंपनी में काम कर रहे थे ना, उन्हें बस इतना पता था कि ये काम थोड़ा खतरनाक है, लेकिन उन्हें भी पैसों की ज़रूरत थी। कंपनी ने भी लोगों की सेफ्टी को छोड़कर अपने प्रॉफिट का सोचा। MIC एक बहुत ही खतरनाक केमिकल है जिसे अप्रॉक्स 42 टन तक स्टोर करके भोपाल की उस फैक्ट्री में रखा गया था, वो भी शहर के नज़दीक। इस फैक्ट्री के आसपास भोपाल की 20% आबादी रहती थी, लेकिन उस वक्त किसी ने भी इसे सीरियसली नहीं लिया। उस फैक्ट्री में 3 बड़े चैम्बर्स E610, E611 और E619 बनाए गए थे, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट को स्टोर करके रखा जाता था। इनमें 2 चैम्बर को MIC से भरा जाता था और टैंक नंबर E619 को इमरजेंसी के लिए पूरी तरह खाली रखा जाता था। लेकिन उस रात तीसरे चैम्बर को भी MIC से भरा गया था। 2 अलार्म लगाए गए थे, एक फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स के लिए और दूसरा उस फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों की सेफ्टी के लिए, लेकिन वो भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। इतने सारे सेफ्टी मेजर्स को एक साथ इग्नोर किया जा रहा था। मिथाइल आइसोसाइनेट और वाटर या हवा में मौजूद मॉइस्चर जब भी आपस में कंबाइन करते हैं तो एक पॉइजनस गैस रिलीज होती है, लेकिन फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को इन चीज़ों की ज़्यादा समझ नहीं थी। 2 दिसंबर 1984 की रात 12 बजे के बाद नए वर्कर्स की शिफ्ट स्टार्ट होती है। वर्कर्स टैंक से कनेक्टेड पाइप को पानी से साफ़ कर रहे होते हैं, तभी टैंक नंबर E610 के अंदर पानी जाने लगता है। टैंक में पहले से ही MIC मौजूद था। पानी के कांटेक्ट में आते ही टैंक में एक प्रेशर क्रिएट होने लगता है और गैस का एक क्लाउड बनना शुरू हो जाता है। जब वर्कर्स ने कुछ टाइम के बाद ये नोटिस किया कि उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उनकी आंखें जल रही है, तो उन्हें लगा शायद ये कोई छोटा मोटा लीकेज होगा। उन्होंने इसकी जानकारी अपने सुपरवाइज़र को भी दी, लेकिन किसी ने इसे सीरियसली नहीं लिया और वर्कर्स भी टी ब्रेक पर चले गए। इस पूरे टाइम पानी टर्न ऑन रखा गया था। लगभग 1 घंटे के अंदर जब वर्कर्स वापस आए तब तक सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी। गैस बहुत तेज़ी से लीक हो रही होती है। वर्कर्स कंट्रोल रूम की तरफ भागते हैं अलार्म को ऑन करने के लिए। पानी को टर्न ऑफ किया जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। टैंक नंबर E610 से गैस बहुत तेज़ी से बाहर आ रहा होता है और रात 1 बजे के बाद ये पॉइजनस गैस भोपाल के ज़्यादातर हिस्सों में फैल जाता है और देखते ही देखते कुछ घंटों में हज़ारों लोगों की मौत हो जाती है। कुछ लोगों की मौत सोते हुए हो गई और कुछ लोगों की भागते हुए। इस हादसे ने 16,000 से ज़्यादा लोगों की जानें ली, 2 लाख से ज़्यादा लोग अपाहिज हो गए और लगभग 5 लाख लोगों पर इसका असर आज भी है। जो लोग इस पॉइजनस गैस की कांटेक्ट में आकर बचे रह गए, उनमें एक जेनेटिक डिसऑर्डर क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से आज की 3rd जनरेशन भी इसके इम्पैक्ट को झेल रही है। मैक्सिमम लोग कैंसर को झेल रहे हैं। बच्चों का जन्म से ही हैंडीकैप होना, उनकी फिजिकल ग्रोथ का ना होना, बच्चों को बोलने में, ठीक से देखने में, सुनने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और ये चीज़ें आज की 3rd जनरेशन के साथ भी हो रही है। इस हादसे के बाद लोग सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि लोगों में बहुत गुस्सा था। यूनियन कार्बाइड के ओनर वॉरेन एंडरसन उस वक्त इंडिया में ही मौजूद थे। इंडियन गवर्नमेंट प्रेशर में आकर वॉरेन एंडरसन को अरेस्ट करती है, लेकिन जेल में उसे VIP की ट्रीटमेंट दी जाती है और सिर्फ 4 दिनों के अंदर उसे छोड़ दिया जाता है। 7 दिसंबर 1984 को वॉरेन एंडरसन अमेरिका वापस चला जाता है और फिर कभी इंडिया लौटकर नहीं आता और 2014 में उसकी डेथ हो जाती है। 1989 में यूनियन कार्बाइड ने कंपनसेशन के रूप में 715 करोड़ रुपए इंडियन गवर्नमेंट को दिए थे। मतलब उस हादसे में जितने लोगों की मौत हुई और गैस से इन्फेक्टेड हुए, उन्हें 12,410 रुपये पर पर्सन दिए गए थे। मतलब एक ही रात में अपना सब कुछ खोने वाले भोपाल के उन लोगों को
जिनकी जाने गई और जो हमेशा के लिए अपाहिज हो गए और जिन्हें जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ, जिनके आने वाली जनरेशन को भी कई बीमारियां और डिसऑर्डर गिफ्ट में मिला, उन सब की जान की कीमत सिर्फ 12,410 रुपये लगाई गई थी। भोपाल में हुए इतने बड़े इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर के विक्टिम्स आज भी जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस एंड स्टे ऑसम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।